तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी नया टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट यानी डिटर्मिनेट। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको आब्यू बता दिया है। तो आब्यू जो था, आब्यू के सभी इनवर्स आब्यू निकालना बता दिया है 2x2 ऑर्डर का। यानी आब्यू के बारे में जो भी संक्रियाएं थी, गुणा भाग जोड़ घटाया, वो मैंने सब आपको वहां पे बता दिया। ठीक है, अब जब हम चलते हैं तो देखो, आब्यू का जो साइन था वो कुछ इस प्रकार था। आब्यू को जब हम लिखते थे, इन्हीं इसमें कोई संख्याएं और फिर इसको ऐसे बंद करते थे। ठीक है, लेकिन जब हम सारडिक जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, यानी ऐसे प्रेजेंट करेंगे, यानी ऐसे इसको दिखाएंगे। इसके मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है ए बी सी डी और यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, तो जब सारडिक को हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से उसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, इसको सारडिक इसको बोलते थे तो ए बोलते थे, लेकिन जब इसको लिखेंगे, सारडिक को लिखेंगे, तो इसको ऐसे बंद करके और ए बी सी डी, यानी सारडिक डिटर्मिनेंट का जो मान है, देखो अगर ए लिखा है कहीं, डायरेक्ट ए लिखा है, तो वहां समझना आपकी ये आब्यू से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और जब ऐसे करके यानी मॉड जैसे लगा है, मॉड में बंद है ये, तो वो फिर डिटर्मिनेट का आपका क्वेश्चन हो जाता है। किसका हो जाएगा? डिटर्मिनेट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो डिटर्मिनेट समझते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेट आपका क्या है। ये भी आपका 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है। यानी ये जब डिटर्मिनेट जब भी दिया होगा तो वो आपके वर्ग की फॉर्म में दिया होगा। वहां क्या होता था, आब्यू में क्या था कि वहां पे आपको ए बी सी डी ई, यानी आपका कितना 3x2 का हो गया था, 3x2 का हो गया। लेकिन जब आपको डिटर्मिनेट दिया जाएगा तो वो एक प्रॉपर वर्ग की फॉर्म में होगा, प्रॉपर वर्ग की फॉर्म में होगा। यानी 2x2 का हो सकता है, ठीक है, 3x3 का हो सकता है, या 4x4 का हो सकता है। तो डिटर्मिनेट जब भी दिया जाएगा आपको एक वर्ग की फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेट, अब अगर इसकी आप परिभाषा लिखो, परिभाषा, तो डिटर्मिनेट जो होता है वो क्या होता है, देखो दो या दो रैखिक समीकरणों के हल से सारडिक डिटर्मिनेट का विकास हुआ है। दो या दो से दो अथवा तीन रैखिक युग्म सारणिकों से के हल से सारडिक का डिटर्मिनेट का विकास हुआ। इन समीकरणों को अज्ञात राशियों के विलोपन से जो विशिष्ट गुण प्राप्त हुआ है, उसे इसे सारडिक की उत्पत्ति हुई है। मान लीजिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे a1x प्लस b1y बराबर 0। एक मैंने एक समीकरण ये ले लिया, ठीक है, एक समीकरण ये ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया a2x प्लस b2y बराबर 0। तो जब मैं इनको हल करूंगा तो इनको हल करूंगा तो a1 से a2 बराबर b1 से b2 कुछ इस प्रकार आएगा जब इसको हमें हल करूंगा। ठीक है, विलोपन विधि से जब इसको हल करूं, विलोपन विधि का मतलब क्या हुआ? विलोपन विधि का मतलब हुआ कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड और फर्स्ट को जब मैं आपके मान लीजिए भाग के फॉर्म में रखूंगा, यानी समीकरण फर्स्ट को मैं समीकरण सेकंड में भाग की फॉर्म में जब रखूंगा, तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास विलोपन विधि से यहाँ क्या बचा? हमारे पास ये बचा। तो अब मैं देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इनका। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, यही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, b2 b1। ठीक है, तो इसी से हम सारडिक का विस्तार कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे करूँ तो देखो a के साथ क्या है, तो a1 यानी b2 आ जाएगा यहाँ पे, और a2 यहाँ पे, और इसके साथ b1 है। तो ये सारडिक का विस्तार
आपका हो गया। इसे को हम बोलते हैं डीट एल या ए मॉड में, ठीक है। इसको हम डिटर्मिनेट या ए मॉड में बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो सार्डिक का विस्तार देखो, सार्डिक वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान को सार्डिक कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म देखो, डिटर्मिनेट यहाँ लिखा है डीईटी, इसी की शॉर्ट फॉर्म है डी डेट, और उसको ही हम यहाँ पे संख्यात्मक रूप के मान में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसे लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो 2x2 का हो तो हम इसका मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, परिभाषा होगी आपकी, ठीक है। परिभाषा होगी इसके सार्डिक का विस्तार कैसे कर सकते हैं, यानी सार्डिक का विस्तार, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है जब सार्डिक कौन सा हो, जब 1:1 का हो, यानी 1x1 का हो, तो क्या होगा आपका, या मैंने अभी जस्ट बताया ऐसे भी लिख सकता हूँ बराबर, इसमें क्या होगा आपका, एक ही तो अवयव होगा, इसमें कितना होगा आपका, एक अवयव होगा, क्योंकि ये 1x1 का है, तो अवयव कितने होंगे इसमें, एक ही अवयव होगा, 1x1 का है, तो यानी 1x1 का मतलब क्या हुआ कि उसमें पंक्ति एक है और आपका स्तंभ भी एक है, ठीक है। यानी अभी तक हम पिछले जो मैंने पिछले जो आव्यूह टॉपिक पढ़ाया है उसमें क्या था कि आव्यूह में एक तो 1:1 क्रॉस का था, एक आपका था ए बी सी डी, ये 2:2 का हो गया, और एक था आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी ये कितने का है आपका, ये 3x3 ऑर्डर का था, ठीक है। तो जब आपका सार्डिक है वो उसमें एक अवयव हो, यानी वो आपका 1:1 का हो, 1x1 का हो, ठीक है, उसमें एक ही स्तंभ हो और एक ही कॉलम हो, तो उसका विस्तार कुछ हम इस प्रकार से कर सकते हैं, बराबर इसको ए दिखा देंगे, ठीक है, बराबर ए दिखा देंगे, ठीक है, बराबर क्या दिखा देंगे हम, ए दिखा देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जब 2:2 का हो, 2x2 ऑर्डर का हो, तो 2x2 ऑर्डर का होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए मैंने एक सार्डिक लिया यहाँ पे, ये तो फिर से वही बन गया यार अभी वाला, ठीक है। मान लीजिए कोई सार्डिक है, मान लीजिए A1 B1 और A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो जब मैं इसका जो डिटरमिनेंट ए निकालूंगा तो उसका क्या निकल के आएगा, देखो इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे होगा, लेकिन हम लिखेंगे कौन सी पहले, कभी कभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को ये वाली पहले लिखनी है या ये वाली पहले लिखनी है, ये आप भी कंफ्यूज होते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A1 पहले लिखा जाएगा, पहला अवयव पहले लिखा जाएगा, ठीक है, पहला अवयव पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A1, अब ए के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, B1 का हो रहा है, B2 का हो रहा है ना, ए के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, B2, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। देखो इसका भी एक फॉर्म है, जब 2x2 ऑर्डर का दे रखा हो तो आपका क्या होता है, पहले प्लस होगा, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, पहले प्लस फिर माइनस, लेकिन जब 3x3 ऑर्डर का दे रखा हो आपको, 3x3 ऑर्डर का दे रखा हो तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अगर R1 के सापेक्ष आप विस्तार कर रहे हो तो, अगर R2 के सापेक्ष आप विस्तार कर रहे हो तो आपका माइनस प्लस और माइनस, और R3 के सापेक्ष कर रहे हो आप, R3 के सापेक्ष कर रहे हो तो आपका रहेगा प्लस माइनस और प्लस। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब आप R1 के सापेक्ष कर रहे हो तो प्लस और फिर पहले प्लस और माइनस, और R2 के सापेक्ष कर रहे हो तो माइनस और प्लस, ठीक है, R2 के सापेक्ष कर रहे हो तो प्लस या माइनस, तो मैं यहाँ R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, ठीक है, R1 के यानी इसी से तो कर रहा हूँ, इसको पहला अवयव मान के ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अब देखो माइनस, पहले प्लस हो गया, पहले वाले
प्लस आ गया, फिर माइनस आएगा तो माइनस लगा लिया मैंने। अब क्या है कि अब मैं लिखूंगा ए को पहले, ऐसे नहीं कि बी को लिख दूं, क्योंकि ए पहले आता है तो ए को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो A2 और B1, ठीक है, A2 और B1। आप अगर R2 के सापेक्ष विस्तार करना चाहो, अगर आप R2 के सापेक्ष विस्तार करना चाहो तो भी आप कर सकते हैं। जैसे R2 मतलब R2 आपकी ये है, R2 यही तो है, R2 आपकी ये है, तो इसके सापेक्ष करना चाहो तो पहले इसका करना पड़ेगा, यानी B1, तो पहले माइनस लगाए। जब इसके मैंने अभी जो विस्तार किया आपका R1 के सापेक्ष किया, अब आप मान लीजिए ये आपका R1 के सापेक्ष था, अब मान लीजिए आप R2 के सापेक्ष कर रहे हो, इसके इस वाले जो रो है आपकी या जो आपकी पंक्ति उसके सापेक्ष कर रहे हो, तो इसमें देखो यहाँ पे देखो कि तो माइनस लगा हुआ है पहले से, माइनस B1 और इसके साथ कौन सा है B2। अब B1 क्यों लिया पहले, क्योंकि यहाँ पे B1 अवयव पहले है इसीलिए मैंने B1 लिया, B1 अवयव जो है वो पहले है इसीलिए मैंने B1 लिया, ठीक है। फिर क्या है, प्लस लग जाएगा, इसके हिसाब से करेंगे। देखो जब हम विस्तार करते हैं तो प्लस माइनस का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको, ठीक है, तो देखो प्लस हो गया, बीच में प्लस लग गया। अब क्या है आपका क्योंकि हमने B1 के सापेक्ष किया था तो यहाँ पे B2 और A1, देखो वही चीज है सेम टू सेम, सिर्फ ये माइनस इधर आ गया, यानी R2 के सापेक्ष करोगे फिर भी आपका संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम एक ही के R1 के सापेक्ष करें, R1 के सापेक्ष ही ज्यादातर इसमें साढ़े में करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष आप इतना ध्यान रखो कि जब हम 2x2 ऑर्डर का विस्तार करेंगे तो A1 B2 यानी पहले ये वाला अवयव फिर इसके साथ में विकर्ण वाला अवयव, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, यानी पहला अवयव और उसके विकर्ण का जो अवयव है उसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगाओगे, फिर आपका दूसरा अवयव और जो उसके विकर्ण में जो अवयव है उसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका, जब आपका जो डिटरमिनेंट दिया है वो क्या दिया हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, तब क्या करोगे आप, मान लीजिए A1 A2 A3, ठीक है, और कितना है आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, यानी कोई डिटरमिनेंट है आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो जब हम इसका विस्तार करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो R1 के सापेक्ष करेंगे, ज्यादातर डिटरमिनेंट में हम R1 के सापेक्ष ही विस्तार करते हैं, ठीक है, मोस्टली केसेस में देखा गया है कि हम R1 के सापेक्ष ही विस्तार करते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, R2 के सापेक्ष भी कर सकते हो, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था 2x2 ऑर्डर में, यानी सिर्फ ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे पहुंच जाएगी। जब आप R1 के सापेक्ष करोगे तो वही वैल्यू आएगी और R2 के सापेक्ष करोगे फिर भी वही वैल्यू आएगी, सिर्फ उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे जो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। R1 के सापेक्ष करोगे तो पहले प्लस लेते हैं, ठीक है, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यानी A1 कोष्टक A1 कोष्टक। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, जब 3x3 ऑर्डर का करते हैं तो A1 के सापेक्ष में कर रहा हूं तो इसको निल मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं, यानी जो चार संख्या मेरे को बच रही हैं, चार संख्या मुझे वो बच रही हैं, तो मैं क्या करूंगा कि जो चार संख्याएं बच रही हैं उनका क्या करूंगा मैं मैंने इसको निल मान लिया, माने इसको और इसको निल मान लिया, तो मेरे पास क्या है देखो B1, अब यही तो बच्चा B1 B2 B2 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है C3 माइनस ये वाला हो गया, अब B3 और मल्टीप्लाई में क्या है C2, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मैंने प्लस तो पहले ले लिया, अब माइनस आ जाएगा, यानी माइनस, अब कौन सा आएगा, ये इस वाले के सापेक्ष तो मैंने कर चुका, अब A2 जब मैं A2 का लूंगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नील कर दूंगा, यानी देखो जब हम 3x3 ऑर्डर का हम विस्तार करते हैं तो मान लीजिए कि मैंने सिर वाला अवयव आपने लिया, यानी मेरे सिर पे जो अवयव है उसको मैंने ले लिया, तो इधर वाला भी नील मान लेता हूँ और इधर वाला भी, यानी लेफ्ट राइट का दोनों को नील मान लेता हूँ, और जो स्तंभ में मेरे पास है उसको मैं नील मान लेता हूँ, यानी जिस भी अवयव के सापेक्ष में जिस भी
अवयव के सापेक्ष यानी रो के सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूँ, उसके स्तंभ को, उस अवयव के स्तंभ को और उसकी रो को मैं निल मान लेता हूँ, बाकी जो बचता है उनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं A2 के सापेक्ष करूंगा यानी B2 के सापेक्ष कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये वाली संख्या निल हो जाएगी और ये वाला रो निल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या बचा, B1 और C2। B1 यानी पहले यहीं से तो करेंगे, तो मेरे पास देखो क्या बचा, B1 और C3, B1 और C3, B1 और C3 यानी ये तो निल हो गई, ठीक है। और क्या बचा, माइनस करके, माइनस क्या बचा, B3 और C1, B3 C1, ठीक है। फिर मैं प्लस लगाऊंगा यहाँ पे, देखो फिर प्लस लगा हुआ, R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ तो प्लस लगा लिया, A3 कोष्टक। A3 के बाद क्या करना है, अब ये वाली जो स्तंभ है वो निल हो गया और ये वाली रो है वो निल होगी, ठीक है। तो मेरे पास ये बची, अब तो ये बची ना, अब ये बची तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, B1 C3, B1 C2। देखो B1 और C2 इसके मैंने अभी बताया कि बिकड़ के अवयव को मल्टीपल करते लेते हैं और जो अदर बिकड़ के अवयव होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया माइनस B2 C1, माइनस B2 C1। ये हमका मेरा R1 के सापेक्ष आपका विस्तार हो गया, R1 के सापेक्ष क्या हुआ, ये आपका विस्तार हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों को बता दिया कि जब 1 क्रॉस 1 का हो तो आप विस्तार कैसे कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का हो तो विस्तार कैसे कर सकते हैं, और 3 क्रॉस 3 का हो तो आप विस्तार कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखना इन चीजों पे फर्क किसका पड़ता है, यानी इनके गुणधर्म देखते हैं, सारडिक के गुणधर्म, ठीक है। तो सारडिक का विस्तार मैंने आपको बता दिया कि कैसे करेंगे, जो मैं आगे बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, जब प्रश्नावली शुरू होगी ना, एक्सरसाइज शुरू होगी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से वहां पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपके, ठीक है। चलो इसको रफ कर रहा हूँ। अब आते हैं सारडिक के गुणधर्म, सारडिक के गुण धर्म, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सारडिक के गुण धर्म में आपका फर्स्ट पॉइंट है जो, तो वो क्या है कि जब किसी सारडिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को हम पंक्तियों में जब चेंज करते हैं तो वहां पे जो आपका जो वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेट जो आएगा आपका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखो यानी जो आप पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कीजिए या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कीजिए, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन, मान में परिवर्तन नहीं होगा। पहला जो गुणधर्म वो ये कहता है कि जब हम पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को हम पंक्तियों में व्यक्त कर दें तो सारडिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। करके देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए मैंने कोई 2 1 5 6 ये वाला आपका सारडिक लिया, ठीक है, और मुझे डिटरमिनेंट ए इसका निकालना है, ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट जब ए निकालूंगा तो देखो मैंने आपको बताया सारडिक के साथ विस्तार करना है, तो पहले अवयव के साथ आपका ये वाला अवयव जाएगा तो 2 × 6 हो गया, 2 × 6 हो गया माइनस, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था 2 क्रॉस 2 का विस्तार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि 5 × 1 हो जाएगा, यानी इसका मल्टीपल इससे करते हैं और इसका इससे करते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो देखो कितना हुआ यहाँ से आपका 12 - 5 यानी 7 आ गया, 7 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्तंभों को रो में और रो को स्तंभों में कर दे रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या परिवर्तन यहाँ पे होगा। तो 2 5 और 1 6 ये हो गया 2 5 1 6, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जो संख्यात्मक मान है उसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा, लेकिन सारडिक में क्या है कि माइनस या प्लस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, माइनस या प्लस से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब मैंने इसके सापेक्ष कर दिया तो जब मैं इसका डिटॉल्ट ए निकालूंगा तो देखो क्या डिटर्मिनेंट ए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 × 6
देखो 2 इंटू 6 हो गया। देखो 2 के साथ 1 आएगा, यानी 2 5, हाँ सही है, 2 5 हो जाएगा और 1 6 हो जाएगा, यानी जो रो थी उसको कॉलम बना लिया और कॉलम थे उसको रो बना लिया, ठीक है। तो 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 5, 2 इंटू 6 और 1 इंटू 5, तो देखो यहाँ से कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस 5 हो गया, यानी 7। तो देखो मैंने जब रो को कॉलम बनाया और कॉलम को रो बनाया तो भी उसके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो पहली प्रॉपर्टी थी कि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को हम पंक्तियों में अगर व्यक्त कर ले सारणी के अंदर तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो नहीं हुआ, मैंने कोई सारणी लिया 2 2 5 1 6 वाला और उसका डिटरमिनेंट ए निकाला, तो 2 × 6 हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा माइनस 5 इंटू, यानी पहले अवयव के साथ विकर्ण वाला अवयव और दूसरे अवयव के साथ उसके विकर्ण वाला अवयव मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 1, तो 6 दूनी 12 माइनस 5, तो 7 यहाँ से आ गया। अब क्या किया मैंने कि जो मेरा R1 था उसको C1 बनाया, R1 था उसको क्या है, यानी जो पंक्ति थी उसको कॉलम बनाया, तो पंक्ति क्या थी 2 5 थी, तो मैंने इसको कॉलम बना दिया 2 5, देखो। और एक पंक्ति थी यहाँ पे R2 थी 1 6, तो मैंने इसको कॉलम बना लिया 1 6, ठीक है। अब जब मैंने इसका डिटरमिनेंट ए निकाला तो देखो कितना, इस अवयव के साथ आपका ये विकर्ण वाला अवयव तो 2 इंटू 6 हो गया, माइनस इस अवयव के साथ आपका ये विकर्ण वाला अवयव यानी 1 इंटू 5 हो गया, ठीक है। तो कितना, 6 दूनी 12 माइनस 5 यानी 7। तो इसके संख्यात्मक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब आप भी निकालते थे तो अगर उसके 60 कोई आव्यूह था उसका मैं अगर रो को पंक्तियों में और पंक्तियों को रो में चेंज करता था तो वो आपका ए डैश बन जाता था, ए का क्या बन जाता था, ए डैश बन जाता था, ध्यान है ना, वो ए डैश बन जाता था। लेकिन यहाँ पे उसके संख्यात्मक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ए डैश बनता था वहां पे तो सममित आव्यूह था, सममित आव्यूह भी था, सममित आव्यूह भी था वहां पे, और विषमित आव्यूह था। विषमित आव्यूह में माइनस आती थी और सममित आव्यूह में क्या है आपका कोई माइनस नहीं, जो ए का है वही वैल्यू आपकी आती थी, ठीक है। सममित आव्यूह में आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि सममित आव्यूह में क्या है कि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में जब कन्वर्ट करते थे तो ए का जो आव्यूह था वही आपका बी आव्यूह आ जाए तो वो सममित आव्यूह कहलाता था। वैसे ही विषममित आव्यूह में भी था, विषम सममित आव्यूह में भी यही था कि जो ए आपका जो आव्यूह दे रखा है और उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करो तो ए आव्यूह ही आए, लेकिन सिर्फ माइनस चिन्ह यानी चिन्ह परिवर्तित हो जाए यानी माइनस आ जाए तो वो आपका विषमित आव्यूह होता था, जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। यानी आप भी जो टॉपिक पढ़ा है वहां मैंने उस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान में चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, किन्हीं दो को पंक्ति को मैं स्तंभ में चेंज कर दूं और क्या करूं, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूं, तो क्या होगा कि सारणी के मान का चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। उसके मान का जो चिन्ह है यानी किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में एक्सचेंज कर दूं, यानी रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को मैं रो बना दूं, ठीक है। तो उसके मान में क्या होगा, सिर्फ आपका मान में चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का आ रहा हो तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का आ रहा होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो जब हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, सारणी का प्रयोग करके जब हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कभी कभी वो माइनस में आता है, कभी कभी क्या होता है कि वो माइनस में आता है, लेकिन आप जानते हैं किसी भी चीज का हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वो माइनस में आ ही नहीं सकता है। अब मैं मानूं कि इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो ये 2 × 3 का है, लेकिन अब हम इसके हिसाब से निकालेंगे सारणी के हिसाब से तो कभी कभी माइनस में आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, तब इस चीजों का प्रयोग किया जाता है कि सारणी का मान आपका
क्या रहे, दो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने के बाद माइनस में आ रहा है, तो उसका चिन्ह परिवर्तित करते हम प्लस में ले आते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आपकी, यदि किसी साड़क को यदि किसी साड़क के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 1 और क्या है 2 3 4 और 1 1 1, तो इसका जो साड़क का जो मान आएगा, इसका जो मान आप निकालोगे तो वो 0 आएगा, इसका मान क्या आएगा आपका 0 आएगा। या फिर या जब इसका हम मान निकालेंगे, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग ये है कि आप देख के भी बता सकते हो कि हाँ इसका 0 आएगा या नहीं आएगा, यानी दो कॉलम या दो पंक्तियां आपकी समान होगी तो आप बता सकते हो कि वहां से 0 आएगा। ठीक है, वहां से बता सकते हो इसका मान आपका 0 आएगा। कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, यानी वो सम होने चाहिए, एक जैसे। जब हमको एक जैसे दो स्तंभ या दो कॉलम मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि साड़िक का मान आपका वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें मोस्टली देखना क्या है हमको कि दो रो देखनी है, 1 1 वाली ना आ रही हो, 2 2 वाली ना, यानी सम नहीं आ रही हो, कोई भी संख्या हो सम नहीं आनी चाहिए। सम आ गई तो हम वहां से उस साड़िक का मान निकाल नहीं सकते, उसको सीधा रख देते हैं कि ये इसका मान 0 होगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी देखते हैं हम, तो चौथी क्या है, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी, यदि किसी साड़िक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सभी साड़िक का मान शून्य होता है। अभी मैंने बताया जस्ट, ये तो 3 का ही रूपांतरण है, वहां पे क्या था कि साड़िक का मान दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपके एक जैसे होने चाहिए, तो जब एक जैसे होने चाहिए तो 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, तो 0 0 भी तो हो सकता है। जब 0 0 होगा तो साड़िक का मान क्या होगा, वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, आव्यूह में क्या करते थे हम, मान लीजिए 2 4 6 6 8, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते थे, सार्डिक में बता रहा हूँ, ये वो आव्यूह में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते थे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाता था। ऐसे ही सार्डिक में है, डिटर्मिनेट में है कि हम किसी से कॉमन निकाल सकते हैं तो वो प्रत्येक अवयव से कॉमन आएगा, या उसमें मल्टीपल करेंगे तो वो प्रत्येक अवयव में मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां पॉइंट यही था कि किसी सार्डिक से हम कॉमन ले सकते हैं सभी अवयवों से, और किसी साड़िक में हम गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी के का यानी अचर पद का, के का मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है वो हो सकता है, ए बी सी डी जो भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा करते क्यों है, ऐसा करते क्यों है कि हम आसानी से मान निकालने के लिए ऐसा करते हैं, आसानी से मान निकालने के लिए हम यहाँ से कॉमन भी लेते हैं और हम उसमें कॉमन देते भी हैं। ठीक है, तो 5 हो गया। और देखो छठवां, देखो क्या है, छठवां दे रखा है, यदि किसी साड़िक के किसी पंक्ति या स्तंभ को प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो तो साड़िक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक साड़िकों का योग में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसका इस छठवें पॉइंट का मतलब क्या निकल रहा है, इसका जो मतलब निकल रहा है कि मान लीजिए मैंने लिया कि a इंटू x1 b प्लस y1 c प्लस z1, ठीक है, और ए बी सी एच आई जे। इसका मतलब क्या है कि इसके में 2 साड़िक बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखो एक तो A1 A2 A3 B1 B3 C3, ठीक है, और A B C और एच आई जे। ठीक है, एक ये हो गया, प्लस ये प्लस में ही तो लगे, एक और साड़िक में ऐसी बना सकता हूँ x1 y1 z1 ए बी सी एच आई ओ जी। 2 साड़िक में बना सकता हूँ, यानी कोई प्लस में संख्याएं दे रखी हैं तो मैं वहां से क्या कर सकता हूँ, एक बार तो एक के साथ इनको सबको ले सकता हूँ पहले के साथ, और एक बार प्लस करके दूसरे के साथ ले सकता हूँ। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो यहाँ पे माइनस कर लेता और मेरा दूसरा साड़िक में ऐसे बना सकता हूँ, मतलब एक साड़िक में 2 साड़िक वहां से बना सकता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ आपका एक्सरसाइज पे चलता हूँ। ठीक है,
तो एक्सरसाइज पे जब मैं चलूंगा तो देखो क्या होगा, एक्सरसाइज पे चलते हैं, चलो। एक्सरसाइज देखते हैं हम 5, जो आपकी अब एक्सरसाइज रहेगी वो कितनी है, 4-1, एक्सरसाइज 4-1 रहेगी, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। 4-1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको 2 - 5 चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ दे रखा है आपको 2 - 5, 2 - 5 और 4 - 1, 4 - 1 ये दे रखा है। और इसका हमको या तो हमें मॉड में ए बोलूँ ये निकालना है, या मैंने आपको बताया था कि डी डिटर्मिनेट निकालना है। दोनों एक ही चीज है, आप या तो डिटर्मिनेट लिख सकते हैं या मॉड में ए लिख सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ए ये आपका दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन ए बराबर ये दे रखा है मुझे, ठीक है। तो अब मैं डिटर्मिनेट ए निकालता हूं तो बराबर क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको विस्तार करना बताया था सारणी का। तो विस्तार हम कैसे कर सकते थे कि पहले अवयव के साथ विकर्ण वाला अवयव मल्टीपल में लेते थे, ठीक है। तो जब मैं करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, A1 A2 B1 और B2। जब इसका विस्तार करते थे तो पहला अवयव और उसके विकर्ण वाला अवयव 1 और B2 यही था, माइनस A2 और B1 ऐसे ही विस्तार करते थे। तो वही चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो देखो A1 का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, A1 का मान 2 है, इंटू मल्टीपल में क्या है B2, तो B2 ये वाला है यानी -1, फिर माइनस, माइनस तो हमें लेना ही पड़ेगा, माइनस यहाँ पे दे रखा है चिन्ह की वजह से ले रखा है। यानी मैंने अभी 2x2 ऑर्डर का क्या बताया था, अगर हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं यानी इस वाली रो के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले प्लस फिर माइनस, और अगर हम R2 के सापेक्ष करेंगे तो पहले माइनस फिर प्लस, ठीक है। लेकिन ये R1 के सापेक्ष ही आप कीजिए। तो देखो अब कितना हुआ, B2 कितना है आपका, यानी A2 कितना है आपका, A2 ये है 4 है, इंटू B1 कितना है, B1 आपका -5 है। तो देखो यहाँ से कितना हुआ, ये माइनस का 2 हो गया, 2 × 2, और ये माइनस माइनस आपकी प्लस हो गई, और ये कितना 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया। तो कितना बचा यहाँ से, 18 आ गया। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका डिटर्मिनेंट का जो मेरे पास आंसर आया वो कितना आया, 18 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन दूसरा है आपका, क्वेश्चन दूसरा है एक साडिक दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ कितना क्या होगा फिर साइन थीटा और cos थीटा, लेकिन ये माइनस का होगा, ठीक है, सही है। तो अब मैं इसका डिटर्मिनेंट ए निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, उसी की तरह कीजिए आप, ठीक है। तो cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, और ये माइनस पहले से यानी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से और माइनस चिन्ह में भी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर वो आपके 1 होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है, जो हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमको
इसी के दूसरे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और क्या दे रखा है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, और आपका दे रखा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये दे रखा है। और मुझे इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो देखो कैसे निकाल सकता हूँ, इस अवयव के साथ इसका मल्टीपल करूंगा तो पहले मैं लिख ले रहा हूँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पहले ये लिख लिया इनटू, देखो बी टू लिखूंगा तो बी टू यही तो है आपका ए वन ए टू बी वन बी टू, ठीक है। तो विकट वाला अवयव है यानी एक्स प्लस वन माइनस, अब माइनस लगेगा जो चिन्ह में लगा हुआ है, तो यहाँ ए टू का मान कितना है एक्स माइनस वन, और कितना है आपका एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अब कर लीजिए इसको सॉल्व, जब हम करेंगे इसको तो देखो क्या आएगा, एक्स क्यू हो गया यहाँ से, एक्स क्यू तीन, पहले एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, फिर आपका प्लस लगेगा यानी एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस माइनस लगा चिन्ह में यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स प्लस वन। देखो इस वाले एक्स से करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स से करूंगा तो एक्स वन हो जाएगा यानी एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस प्लस वन हो जाएगा। अब देखो इसमें कट फिट क्या रहा है यानी एक्स स्क्वायर इधर है प्लस का, ये भी है प्लस का, ठीक है, ये कट गया और कितना है देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं और इधर क्या है ये माइनस का है, यानी एक कट गया, यहाँ पे वन प्लस का है और प्लस का है, यानी एक्स स्क्वायर इधर बचा आपका, यानी एक्स इधर बचा और क्या बचा प्लस वन और प्लस वन, यानी प्लस दो बचा मेरे पास, एक्स प्लस टू बचा मेरे पास, ठीक है, एक्स प्लस टू बचा जो कि आंसर होगा, ठीक है, जो कि आंसर होगा इस डिटरमिनेंट को हल करने के बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैंने जो प्रॉपर्टी बताई वो भी समझ में आई होगी। इसके बाद में सहखंड या इस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन है उनको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और देखो मेरी क्लास, ये मैं आपको क्लास 12th का मैथ करा रहा हूँ, फिजिक्स का भी मेरी क्लास पे अवेलेबल है वीडियो, और आपका केमिस्ट्री का भी अवेलेबल है, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपको क्लास 11th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ।